हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम दिसंबर 2020 और ऑनवर्ड्स है। टॉपिक है एडवांस रूलिंग आज का। हमारी बुक में अगर आप जाएं तो जीएसटी वॉल्यूम 3 चैप्टर नंबर 29 यानी पेज नंबर 29.1 की अगर बात करें, बुक में जाएंगे तो पेज नंबर 29.1 9 से 10 पेज का कॉन्सेप्ट है ये। हालांकि हम लोग दोनों तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। एक तो मैं इसको अभी समराइज कर रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, रिलेटेड रूल्स और उसके फॉर्म्स की समरी दे रहा हूं, इंक्लूडिंग एक नया कॉन्सेप्ट आया है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, सीएमए के स्टूडेंट्स जिन बच्चों का एग्जाम्स, फाइनल का एग्जाम सीएमए का दिसंबर 2020 में है, उनको नेशनल अपीलेट अथॉरिटी पढ़ के जाना है। ये ध्यान रखिएगा, सीए इंस्टीट्यूट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया है क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। एक्ट में इंसर्ट हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ है। सीए इंस्टीट्यूट ने इसे अप्लाई नहीं किया है, जो रेड पोर्शन है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ये अपडेट हो चुके हैं, 3 सेक्शन 101A, B एंड C, और सीएमए इंस्टीट्यूट की जो सप्लीमेंट्री इशू हुई है उसमें भी है। सर नया क्या है? नया है कि सर ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी रहेगा, थोड़ा ज्यादा वेटेज रहेगा। पहले भी पैटर्न होते थे लेकिन अब थोड़ा पैटर्न में वेटेज ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अपने पढ़ने के तरीके को क्या करना है, चेंज करना है, राइट। सर ये जो ओवरव्यू एक जा रहा है, इसमें एडवांस रूलिंग चैप्टर की ओवरव्यू में कौन कौन से सेक्शन क्या क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहां पे है, अमेंडमेंट वाले सेक्शन क्या कहते हैं, रिलेटेड रूल्स और फॉर्म्स पे बात करेंगे, राइट। एक समरी देने की मैं कोशिश यहां पे करूंगा आपको अगले 15-20 मिनट में। उसके बाद इस चैप्टर की डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा जो अमेंडमेंट पोर्शंस हैं, जहां पर अमेंडमेंट है उसकी भी अलग से डिटेल्ड डिस्कशन आएगी और वो यूट्यूब पे आएगी। सर एडवांस रूलिंग चैप्टर, पूरा चैप्टर डिटेल्ड डिस्कशन यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। आप मेरे रजिस्टर्ड और रेगुलर स्टूडेंट हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप तो सारा कंटेंट देखेंगे। पहले एक ओवरव्यू जा रहा है इस चैप्टर का, वो उसके बाद डिटेल डिस्कशन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। सर ये ओवरव्यू जो है वो यूट्यूब पे जाएगा और जो अमेंडमेंट पोर्शन है वो यूट्यूब पे जाएगा। बट हाँ, अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव पैटर्न है तो भी बनेगा वो क्वेश्चन, और एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो भी बनेगा वो क्वेश्चन। आप ऑनलाइन एग्जाम दें, जो इस बार अनाउंस्ड है इंस्टीट्यूट का, अगली बार के लिए वो ऑनलाइन एग्जाम्स कंटिन्यू रहता है या वहां पर हम लोग पेपर बेस्ड एग्जाम में आ जाते हैं, वो कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल आज के दिन फैक्ट ये है कि आप दिसंबर 2020 का जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स यस नो भी हो सकते हैं। ठीक, तो हमें अब दोनों तरह की तैयारी अपने करनी है। थोड़ा सा आपको पढ़ने का तरीका और जो रिवीजन का तरीका है उसको चेंज कर देना है। सर एडवांस रूलिंग इज अ कॉमन टॉपिक, ये कस्टम में भी है, जीएसटी में आपके सामने है और ये डायरेक्ट टैक्स में भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जहां तक हम कस्टम की बात करें, डायरेक्ट टैक्स की बात करें और जीएसटी की बात करें, इन सभी में 2 लेवल थे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के। इनकम टैक्स में एक ही लेवल है, इनकम टैक्स में 1 लेवल है, कस्टम में 1 लेवल था जो अब 2 लेवल हो चुका है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अंदर, और जीएसटी में 2 थे, अब 3 लेवल हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, एडवांस रूलिंग यानी एक बॉडी है जिसके पास जाके हम अपने रिलेटेड केसेस की रूलिंग एडवांस में ले ले, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट को हम अवॉइड कर सकें। जो फ्यूचर के डिस्प्यूट होंगे, गुड्स के रेट को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके, गुड्स की वैल्यू को लेके, टैक्स की लायबिलिटी को लेके, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा उसको लेके, हमारे ट्रांजैक्शन चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से, हमें लगता है फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा, क्लैरिटी के लिए हम क्या ले सकते हैं, एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। 3 बॉडी है इसके अंदर। सर सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 17 है, सेक्शन 95 से 106 जो एडवांस रूलिंग को डिस्कस करता है। रिलेटेड जो रूल्स हैं वो चैप्टर 12 है, रूल 103 से 107A तक हमें पढ़ना है। हालांकि सारे रूल्स को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट रूल्स जो सिलेबस में है हमारे पास पढ़ने को, अगर हम उसको थोड़ा सा पढ़ने जाए तो हमारे सामने ये 3 फॉर्म्स निकल के आएंगे, ARA1, ARA2, ARA3। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी तो ARA, वहां से शॉर्ट फॉर्म आ गया इसका, और 1, 2, 3
सर सिर्फ 3 फॉर्म्स हैं, ठीक, और आपके पास रूल्स का रेंज 103 से 107A है। हाउएवर हमें सेक्शन पे फोकस करना है 95, 96 से लेते हुए कहां तक, 106 तक। आइए पहले हम लोग सेक्शन की बात कर ले, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। सर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एडवांस रूलिंग में आप क्या ले रहे हैं, आप डिपार्टमेंट यानी जीएसटी के डिपार्टमेंट की जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, उससे आप उनकी एक रूलिंग डिसीजन ले रहे हैं। व्हाट इज एडवांस रूलिंग? अ डिसीजन बाय अ अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट टू योर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। आप कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन आगे लेंगे, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, एडवांस रूलिंग, यानी ये फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस पे लग रहा है, फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए लग रहा है। और सर ये रूलिंग ना डायरेक्ट टैक्स में तो टाइम लगता है 6 महीने का, यहां पर तो सर 90 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन पे 90 दिन के अंदर रूलिंग देनी है, ठीक। आइए थोड़ी बात करें। सर अगर मैं नोट्स में जाऊं तो ये मेरे नोट्स हैं आपके सामने में, वॉल्यूम 3 जीएसटी वॉल्यूम 3। अच्छा, इंटर लेवल पे एडवांस रूलिंग नहीं है, सीए फाइनल लेवल पे है, लेकिन वहां पर ये वाला पोर्शन नवंबर के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 2020 में है वो स्टूडेंट्स सीए फाइनल के ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। नेशनल अपीलेट अथॉरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड 3 सेक्शन, वहां पर इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है कि हम ये सिलेबस में नहीं पूछेंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, चूंकि ये प्रोविजन इंसर्ट हो चुके हैं हमारे एक्ट में, इफेक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको अपने मटेरियल में और अपने सप्लीमेंट्री में डाल दिया कि भाई तुम लोग इसकी तैयारी करो। मैं यहां पर हमेशा कमेंट पास करता हूं एक, कि यहां पर हमारी तरफ से सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई है। कोई भी प्रोविजन जो जीएसटी से रिलेटेड होता है वो इंसर्ट होता है, इफेक्टिव के लिए अलग से नोटिफिकेशन आती है, और जब तक इफेक्टिव की नोटिफिकेशन ना आए तब तक हमें नहीं पढ़वाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो इंसर्ट होने के बाद अभी तक इफेक्टिव नहीं हुए। सर ये 1 अगस्त 2019 को इंसर्ट हुआ था और अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है 2020, अक्टूबर 2020, अभी भी ये इफेक्टिव नहीं हुआ, और आगे कब होगा सर्टेनिटी नहीं है। तो सीए इंस्टीट्यूट यहां पर एक बेटर परफॉर्मेंस लेके चलती है एज कंपेयर टू सीएमए। मैं कंपेयर कर रहा हूं क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा गलती है सीएमए इंस्टीट्यूट की। सीएमए इंस्टीट्यूट ने 1 अगस्त 2019 के सारे अमेंडमेंट्स को हर जगह 1 अगस्त 2019 बोल के पढ़ा रही है और इफेक्टिव डेट लिख रही है। इफेक्टिव इफेक्टिव इफेक्टिव, मैंने पहले भी हाईलाइट किया था इस चीज को। सर इट इज इंसर्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 2019, जिसके मोस्टली प्रोविजंस इफेक्टिव हो चुके हैं 1 जनवरी 2020 से। वो भी डेट सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गलती है, और यहां पर तो इंस्टीट्यूट ने ब्लंडर कर रखा है कि जो प्रोविजन इफेक्टिव हुआ ही नहीं है नोटिफिकेशन के थ्रू, उसको भी हमें पढ़ने बोल रहे हैं। अब पढ़ने बोल रहे हैं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, राइट। सर पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी चीज जो आपके आज इफेक्टिव नहीं हो रखी है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं 3 अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा यूनिक लेवल है, 3 लेवल्स हैं यहाँ पे। अब इंक्लूडिंग हम अमेंडमेंट की बात करें तो 3 लेवल्स हैं। सर ये जो 3 लेवल का कॉन्सेप्ट है, कस्टम में 2 ही लेवल हैं, और अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो 1 ही लेवल है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 4, पेपर 16, पेपर 18, वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तीनों जगह पढ़ रहे हैं, कस्टम में भी, जीएसटी में भी और डायरेक्ट टैक्स में भी। बस आपको मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान रखना है। सर जो जीएसटी की पहली अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की, उसको बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ठीक। इससे रिलेटेड 3 सेक्शन है हमारे पास, 96, 97, 98। क्या क्या सर? 96, 97, 98, 3 सेक्शन है जो किसको डील कर रहे हैं, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, पहला लेवल, ठीक। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है। इनफैक्ट आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे भी शायद इस वीडियो को आप देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। बट सर मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, स्टार्टिंग में थोड़ा डिटेल्ड में ये ओवरव्यू जा रहा है, और उसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे 8-10 पेजेस को, तो आपको फ्लो में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया है
कि भाई सीए इंस्टीट्यूट इसको नवंबर एग्जाम्स के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, सीएमए स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पेज नंबर 29.A1 जीएसटी वॉल्यूम 3 हमारी। सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है, और या फिर अगला लेवल जो है नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा सर, पहले आप एक अथॉरिटी के पास जाएंगे रूलिंग लेने के लिए, और उसकी रूलिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपील कर सकते हैं। यस, अपील कर सकते हैं। बट सर दोनों में खास बात क्या है, ये दोनों जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये स्टेट लेवल पे बनी हुई है। आप जान रहे हो जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेते हैं, हम जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और हर स्टेट में जब आप अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन करेंगे तो हर स्टेट में आपको अलग अलग क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो पूरे इंडिया के लिए है एक, जो कस्टम वाली है वो पूरे इंडिया के लिए है, अलग अलग इंडिया में बेंचेस होते हैं उसके, राइट। सर इतना बड़ा इंडिया के लिए एक अथॉरिटी है इनकम टैक्स में, हाँ इनकम टैक्स की अथॉरिटी एक है, उसके जो बेंचेस हैं इंडिया में कहां कहां वो बैठेगी, कहां कहां उसकी टीम और उसकी पैनल बैठेगी, वो बेंचेस अलग अलग हैं। ऐसे ही कस्टम में भी है, लेकिन जीएसटी चूंकि स्टेट वाइज कंप्लायंस है जीएसटी में, इसलिए इसकी जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है और अपीलेट अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पे है। तो यहां पर एक नेशनल लेवल के अथॉरिटी का एक मिसिंग चल रहा था। सर स्टेट लेवल पे अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लो दिल्ली स्टेट ने अलग व्यू ले लिया टैक्सेबिलिटी पे और पंजाब स्टेट ने अलग व्यू ले लिया, सर यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, उसने अलग व्यू ले लिया, महाराष्ट्र की स्टेट ने अलग व्यू ले लिया किसी भी टैक्सेबिलिटी पे, तो जो स्टेट वाइज व्यू में कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि फाइनली कौन सही है। जैसे मैटर इनकम टैक्स का मैटर जाता है एओ के बाद सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ लैंड है, हाई कोर्ट में अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट है जहां पर व्यू कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वैसे यहां पर क्या हो रहा था, अभी तक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चूंकि स्टेट लेवल पे थी, राइट, चाहे वो नॉर्मल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हो जीएसटी की या अपीलेट अथॉरिटी हो। सर अपीलेट अथॉरिटी के लिए हमारे पास अगेन 3 सेक्शन है, ध्यान रखिएगा 99, 100 और 101। सर 3 सेक्शन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए जीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है 96, 97, 98, फिर 3 सेक्शन है 99, 100 और 101 किसके लिए, अपीलेट अथॉरिटी के लिए, बट ये दोनों स्टेट लेवल पे है। ठीक, अब हमें स्टेट लेवल पे अगर रूलिंग्स में कन्फ्लिक्ट हुआ, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रूलिंग आई, वो अपील में गई, अपील आया अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग स्टेट लेवल पे, दिल्ली स्टेट ने अलग रूलिंग दिया, उसी मैटर कोई वैसा ही सिमिलर मैटर था यूपी में, वहां की रूलिंग अलग आई, वैसा ही सिमिलर मैटर था कोई दूसरे केस में दूसरे पार्टी में, या फिर ऐसे समझो मेरी ही ब्रांच थी वहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन, मैं 3 जगह रजिस्टर्ड हूं, हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में, ठीक, और तीनों जगह मैं सिमिलर ट्रांजैक्शन करता हूं, रूलिंग तीनों के अलग अलग आ गए, तो भाई मैं तो इंडिया को एक ही मानूंगा, मेरे पास तो कोई नेशनल अपीलेट अथॉरिटी होनी चाहिए ना उस मैटर को हैंडल करवाने के लिए। तो यस, अब ये तीसरा लेवल है, कौन सा, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी एनएए, जो इंसर्ट हुआ है 1 अगस्त 2019 से। 3 सेक्शन है इसके अंदर, कैपिटल ए 101, कैपिटल बी 101, कैपिटल सी। सर 101 के बाद जो 102 है उसके बीच में हमने 3 सेक्शन डाल दिए, 101 ए कैपिटल, सब सेक्शन नहीं है, सेक्शन है ये, 101 ए, 101 बी, 101 सी। ध्यान रखिएगा ये प्रोविजन अभी तक इफेक्टिव नहीं हुए हैं, इससे रिलेटेड अभी तक कोई रूल्स नहीं आए हैं, अभी तक इससे रिलेटेड कोई फॉर्म्स नहीं आए हैं, अभी तक इससे रिलेटेड कोई प्रोसीड्योर नहीं आया। ये जो बगल में लिख रहा हूं मैं आपको कि हमें क्या पढ़ना है, ये जो रूल पढ़ने हैं 103 से लेकर 107A, या ये जो 3 फॉर्म्स पढ़ने हैं, ये सिर्फ इस 2 अथॉरिटी से रिलेटेड है। कौन कौन, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। जो चीज अभी इफेक्टिव हुई ही नहीं है उसके लिए कैसा रूल्स, कैसा फॉर्म्स, कैसा प्रोसीड्योर। जिस दिन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि ये तीनों सेक्शन इफेक्टिव हो रहे हैं, उस दिन से पहले पहले रूल्स भी आ जाएंगे, फॉर्म्स भी आ जाएंगे। पढ़ना जरूरी है अगर आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, राइट, सीएमए स्टूडेंट्स अगर आप हैं, आपका दिसंबर 2020 एग्जाम है, तो पढ़ना जरूरी है, ये एरिया को ये ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा और नीचे चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं। सर
वेरियस डेफिनेशन, जो इसका स्टार्टिंग सेक्शन है पहला सेक्शन 95, वो डेफिनेशंस लेता है। अगर आप मेरे नोट्स के पहले पेज पे आएंगे तो यहाँ डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस रूलिंग, एप्लीकेंट, एप्लीकेशन, ऑथोरिटी, एपेलेट ऑथोरिटी एंड द न्यू वन नेशनल एपेलेट ऑथोरिटी। चूंकि सर ये इंस्टीट्यूट बोलती है कि आपको ये अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो मैंने हर जगह इसको अमेंड कर दिया अपने नोट्स में। क्या लिखा है, इंसर्टेड, मैंने इफेक्टिव नहीं लिखा है। फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 की कुछ अमेंडमेंट्स इंसर्ट जो हुई हैं 1 अगस्त 2019 से, वो अब तक इफेक्टिव नहीं हुई है। कंसिडरिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड सप्लीमेंट्री, ये हमें पढ़ना है। लीगली देखें तो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल राय जाने तो सर ये आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जीएसटी में खासकर जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो जब तक इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो आज तक सीएमए इंस्टीट्यूट ने और सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया, दोनों इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया। जब तक कोई अमेंडमेंट्स इफेक्टिव नहीं हो जाती, नहीं पढ़ना है। खाली इस बार सीएमए इंस्टीट्यूट से थोड़ी ब्लंडर हो गई है। इनका जो रिवाइज मॉड्यूल है जनवरी 2020 का, राइट, ध्यान से सुनिए सीएमए स्टूडेंट्स, इनका जो रिवाइज मॉड्यूल है जनवरी 2020 का, इसमें इन्होंने सारे अमेंडमेंट्स पर डेट लिख दी है 1 अगस्त 2019, जबकि अमेंडमेंट्स इंसर्ट हुई थी 1 अगस्त 2019 से, मोस्टली इफेक्टिव हुई हैं 1 जनवरी 2020 से। पूरे स्टडी मटेरियल में इन्होंने इस बार जो गलती की है, हर जगह अमेंडमेंट में डेट लिख दी है 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019। कंपोजिशन स्कीम में भी मैंने बताया, रिटर्न चैप्टर में भी मैंने बताया, टीसीएस चैप्टर में भी मैंने बताया। जहां मौका लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं। मैं इंस्टीट्यूट की बदनामी नहीं कर रहा। आप कहीं ऐसे हल्ला बोल देना कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, वो यूट्यूब पे कट मार के लगा के आप लोग ना रोस्ट करते हो ना, वो नहीं करना। बट गलती हुई है तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है, गलती हुई है तो आपको बताना जरूरी है। सर सेक्शन 95 है जो डिफरेंट डेफिनेशन को होल्ड करता है। हम आएंगे नोट्स में तो हम डेफिनेशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा अबाउट। सर सेक्शन 96 बोलता है कि स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनी है वो स्टेट की रूलिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल की नहीं, पूरे इंडिया की नहीं। 96 में बस 2-3 लाइन लिखा है। बोला सर क्यों 2-3 लाइन क्यों लिखा है? सर स्टेट लेवल की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए जो बहुत सारी बातें होंगी वो स्टेट एक्ट में लिखी होंगी ना। जब हम स्टेट का जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होंगी, ठीक। फिलहाल हम यहां पर सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन पढ़ रहे हैं। 96 ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है कि सुनो, आप जो स्टेट लेवल पे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बने हो वो स्टेट की मर्यादा में रहेगी। और जो अपीलेट अथॉरिटी बनी है सेक्शन 99 बोलता है जो अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी बनी है स्टेट लेवल पे वो स्टेट के मैटर्स के लिए है, सेंट्रल यानी पूरे इंडिया के मैटर के लिए नहीं है। तो सर ये दो सेक्शन जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कि भाई दो अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी के मेंबर्स, उसके अंदर के टीम में कौन कौन लोग होंगे, कौन से लेवल के लोग उसमें मेंबर बनेंगे, इन सब का कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। खाली इधर रूल 103 में लिखा हुआ है हमारे पास, इधर रूल 103 में लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स बनेंगे अथॉरिटी में वो जॉइंट कमिश्नर और उसके ऊपर के लोग बनेंगे। रूल 103 में ये लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी के पैनल होगी उसमें जो मेंबर्स होंगे जो डिसीजन डिलीवर करेंगे उसमें कौन से लोग होंगे, जॉइंट कमिश्नर और उसके ऊपर के लोग होंगे। ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। सर ये जो पहली अथॉरिटी है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वो 96 सेक्शन से अपनी रिकॉग्निशन लेती है। उसके बाद सेक्शन 97 में लिखा हुआ है कि आप अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई आप करेंगे उसके लिए फॉर्म नंबर है इस साइड ARA 01। 5,000 की फीस लगेगी लेकिन 2 बार 5-5 हजार जमा करना पड़ेगा। और इसका जो कंप्लायंस है वो मैनुअल है, ध्यान रखिएगा। रूल 107 कैपिटल A इंसर्ट करके गवर्नमेंट ने बोला कि जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जितने आपके लेवल्स हैं वो सारे आज के दिन मैनुअल्स हैं। हम यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हम यहाँ पे नोटिस आएगी, नोटिस का रिप्लाई पढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर डिलीवरी आएगी, प्रोनाउंसमेंट की, रूलिंग की, सब मैनुअल है। यहाँ पे अपील भी मैनुअल करना है। और सर नेशनल अपीलेट अथॉरिटी का तो अभी तक प्रोसीड्यूर ही नहीं आया, आएगा तो वो भी मैनुअल ही रहेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर अभी फिलहाल मैनुअल चल रही हैं। सर 5,000 रुपए जो जमा करने हैं ऑब्वियसली उसको ऑनलाइन जमा करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। जमा करने के बाद जो आप एप्लीकेशन देंगे 97 की
वो आप मैनुअली देंगे 4 कॉपी में। एनुअल एप्लीकेशन का जो फॉर्म नंबर है वो यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है आपको ARA01, फॉर्म GST ARA01। जो पहला अथॉरिटी है उसके पास हम एप्लीकेशन लेके जाते। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है फॉर्म GST ARA01। 5,000 की फीस CGST की, 5,000 की फीस SGST की, 10,000 रुपए जमा करने हैं और आपकी पहली एप्लीकेशन लग जाएगी किसके पास? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। ठीक है सर, आप एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 97 में, फॉर्म नंबर होगा ARA01 और एप्लीकेशन किस क्वेश्चन पे लगाएंगे? ठीक है, किस क्वेश्चन पर लगाएंगे और एप्लीकेंट कौन है? तो सर एप्लीकेंट तो डेफिनेशन में सेक्शन 95 में लिखा हुआ है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन या जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स में रहते हैं तो वहां लिखा होता है एक नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट की बात होती है। वहां जो डायरेक्ट टैक्स में एडवांस रूलिंग है वो नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट के लिए, तो यहां मत समझना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं हो रही। सर स्टेट लेवल पे इतनी सारी चीजों के लिए आप क्या ले सकते हैं? एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। ये एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन 97 सबसेक्शन 2। इसको मैंने यहां पर नहीं दिखाया है, लेकिन देखिए यहां पे थोड़ा सा मेंशन किया है आपके लिए 97 सबसेक्शन 2। सर लिखने के लिए हड़बड़ाइएगा नहीं, ये चार्ट आप बड़े आराम से लास्ट में लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ये जितनी भी चीज मैं अभी ऊपर में लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप वीडियो को पीछे करते जाइएगा, ये सारी चीजें हट जाएंगी, आप फ्रेश चार्ट नोट कर लीजिएगा। अभी नोट करने में टाइम बर्बाद मत कीजिए, अभी समझिए। सर 97 सेक्शन के अंदर हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन का फॉर्म्स रूल 104 में दे रखा है। फॉर्म का नाम है AR01। पैसे लगेंगे? हाँ 5,000 लगेंगे। सर किन क्वेश्चंस पे आप रूलिंग ले सकते हैं? पहली वाली, सर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से प्रिपेयर करके जाना है। ऑलरेडी ये CMA फाइनल की RTP में आपको दिया हुआ है, यानी हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और CA फाइनल में तो 4 मार्क्स का पूछ दिया। CMA इंस्टीट्यूट क्या बोलती है? हम पूछ सकते हैं, और CA इंस्टीट्यूट ने क्या किया? पूछ दिया। ठीक है, और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको यहां पर मैंने मार्किंग कर रखी है समझने के लिए, यहां मार्किंग कर रखी है 5 मार्क्स की। सेक्शन सब सेक्शन याद हो जाए तो बहुत अच्छा, बट ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अभी हम लोग ओवरव्यू में हैं, ओवरव्यू के बाद जो रेगुलर रीडिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्प्यूट है, ई पॉइंट पे डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स, यहां पर डिस्प्यूट है कि क्या हम प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन ले सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। CA इंस्टीट्यूट के 2 व्यू हैं, एक कहता है ले सकते हैं, दूसरा कहता है नहीं ले सकते। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड रूलिंग ले सकते हैं। डिस्प्यूट किस चीज का? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन का, क्या उसकी रूलिंग ले सकते हैं? CA इंस्टीट्यूट पहले बोलता है नहीं, फिर बाद में बोलता है ऑल्टरनेटिव आंसर में ई पॉइंट के अंदर ले सकते हैं। और CMA इंस्टीट्यूट साफ साफ बोलता है अपने आंसर में कि नहीं, अगर डिस्प्यूट प्लेस ऑफ सप्लाई का है, आप प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। और देखिए कहीं भी नहीं जा सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इशू। प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चलता है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, और उससे आपकी लायबिलिटी फिक्स होगी। तो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स के अंदर ही तो है छिपा हुआ कौन सा राज? प्लेस ऑफ सप्लाई का राज। लेकिन उस पॉइंट को अभी तक सिर्फ CA इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज किया है। CMA इंस्टीट्यूट साफ साफ कह रही है कि अगर एग्जाम में पूछा कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिस्प्यूट में है तो उसकी रूलिंग ले सकते हैं, आंसर इज नो। हाउएवर मैं तो यही चाहूंगा कि आप ऑल्टरनेट आंसर में दे दीजिएगा, ई पॉइंट की हेल्प लेके हम रूलिंग ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव आंसर में। मेन आंसर में लिख के नो, यानी CA की तरह चल लीजिएगा CMA स्टूडेंट्स। एनीवे सर हमने क्या किया? एप्लीकेशन लगा दी। सर एप्लीकेशन और अपील, हम जो अपील करेंगे, मतलब इस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के बाद जो अपील करेंगे उसका सेक्शन है 100, और उसके बाद जब ना 2 स्टेट में कन्फ्लिक्ट आएगा तो अपील करेंगे नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में, उसका सेक्शन है 101B। मैंने पैरेलल लिखा है, ध्यान से रखिएगा। अबाउट यानी स्टेट की जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है 96, 99 अपीलेट अथॉरिटी, और अबाउट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नेशनल अपीलेट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन है कौन नहीं है, नेशनल लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, इसीलिए थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना है 101A। 101A चूंकि CGST एक्ट का है, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी की बात कर रहा है, इसलिए हमें अपने एग्जाम के लिए 101A की डिटेल्ड डिस्कशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अपीलेट अथॉरिटी।
अब आप 101A जब मेरे से पढ़ोगे तो ऐसा ना कहना कि सर आपने 96 और 99 क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्टेट एक्ट को हमें अपने सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है। सर जो पहली एप्लीकेशन लगेगी वो 97 में लगेगी। एप्लीकेशन लगाने के बाद एक सेक्शन है इसके अंदर 98 सबसेक्शन 2। मेरे एप्लीकेशन लगाने के बाद एक सेक्शन है सेक्शन 98 सबसेक्शन 2 जो डिसाइड करेगा कि मेरी अपील की जो एप्लीकेशन है, एडवांस रूलिंग की जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यानी रिजेक्ट और एक्सेप्ट। सर हो सकता है मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, ऑर्डर पास होता है, स्पीकिंग ऑर्डर। ध्यान रखिएगा सबसेक्शन 2 98 सेक्शन सबसेक्शन 2 में हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी का ऑर्डर पास होता है, और वो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। अभी हम लोग आएंगे आगे, ये वाला पोर्शन अगले पेज पे, पेज नंबर है 29.2, और ये वाला पोर्शन आपको तैयार करना है कि किस सिचुएशन में हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी देनी होगी, ऑर्डर पास करना होगा, रीजन इन राइटिंग लिखना होगा। ऑब्वियसली आपकी जो एप्लीकेशन है वो पिछले पेज पर अगर उन क्वेश्चंस को कवर नहीं कर रही है तो हम आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे, या फिर आपके इश्यूज ऑलरेडी पहले से कोर्ट में पेंडिंग है या पहले से कोई अथॉरिटी डिसाइड कर चुकी है तो हम उसको एडवांस रूलिंग में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहां एक ऑर्डर पास होता है, इसको कहते हैं 98(2) का ऑर्डर, ठीक, सॉरी 97(2) का ऑर्डर, इसको हम लोग कहते हैं 97 में तो एप्लीकेशन दी थी, 98(2) का ऑर्डर सही था मैं। सर इसको हम लोग बोलते हैं 98(2) का ऑर्डर। ये ऑर्डर फाइनल है ना, आपकी फाइनल रूलिंग नहीं है, ये सिर्फ आपके हम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो एक ऑर्डर आएगा, फाइनल रूलिंग आएगी, एडवांस अथॉरिटी की रूलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 98 सबसेक्शन 4। सर हमने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में सेक्शन 97 में एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट उसका सबसेक्शन है 98(2). एक्सेप्ट होने के बाद ऑर्डर पास करेंगे वो लोग, ऑर्डर पास करेंगे 90 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर, मात्र 90 दिन में ऑर्डर पास करेंगे, उसको बोलते हैं सेक्शन 98 सबसेक्शन 4 का ऑर्डर पास होना। रूलिंग आ गई मतलब डिसीजन मिल गया, वो जो अथॉरिटी थी, जो बॉडी थी, उसने हमारा डिसीजन दे दिया कि हमारे ऊपर टैक्स लगना है या नहीं लगना है, हमारी गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, रेट क्या है, कोई एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, की रूलिंग आ गई। बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलिंग। अच्छा, रूलिंग से सेटिस्फाई कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? एप्लीकेंट यानी मैं, टैक्स पेयर, और या डिपार्टमेंट। सर ये जो पहली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है सेक्शन 96 वाली, इसके पास तो कौन आएगा? टैक्स पेयर आएगा, डिपार्टमेंट नहीं आएगा। टैक्स पेयर हम और आप जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने एप्लीकेशन दी, ऑर्डर आया 98(4) का, उस ऑर्डर से अगर एप्लीकेंट खुश है तो अगली अपील में कौन जाएगा? डिपार्टमेंट। और अगर डिपार्टमेंट उस ऑर्डर से खुश है तो अपील में कौन जाएगा? एसएससी। ठीक है, क्लियर? टैक्स पेयर जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जाएगा, जो भी जाए 30 दिन के अंदर अपील लगाएगा। अपील किसको लगाएगा? अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग स्टेट लेवल पे उसका सेक्शन है सेक्शन 100। अभी जो ऑर्डर पास हुआ है 98(4) का, उसकी अपील जाएगी किसमें? किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग स्टेट लेवल पे सेक्शन 100 में, 30 दिन के अंदर। सर थोड़ा बहुत डिले तो दोगे? हाँ, 30 दिन का और मैं आपको डिले का मौका दे सकता हूं। सर 30 दिन के अंदर मैं अपील फाइल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे 30 दिन का मतलब एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन मिल सकता है 30 दिन का और। डिपार्टमेंट जाएगा तो फॉर्म नंबर 3 फाइल करना पड़ेगा। इधर आते हैं, इधर। सर ये जो फॉर्म नंबर 1 था, ये था हम एप्लीकेशन दे रहे हैं रूलिंग के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, अब वो आ चुका, अब हम जा रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर एप्लीकेंट जाएगा टैक्स पेयर तो वो 02 फाइल करेगा, डिपार्टमेंट जाएगा तो 03 फाइल करेगा। डिपार्टमेंट जब जाएगा तो डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देने हैं, टैक्स पेयर एप्लीकेंट बन के अगर आगे अपील में जा रहा है तो उसको 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। पहले अथॉरिटी को जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसमें 5,000, अगले वाले को कितना? 10,000। हम आएंगे उधर फिर से, लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? जो ये अपील में जाएगा, अपील में टैक्स पेयर भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकती है, फॉर्म नंबर 2 और 3 है।
30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है, थोड़ा सा डिले चल सकता है लेकिन एक्स्ट्रा 30 ही दिन मिलेगा। सर एक और बात है, अब एक और लिख रहा हूं 98(5). ये जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, पहली वाली जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, वो बोलती है कि आपका जो एप्लीकेशन आया उस पर हम व्यू फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मेंबर में डिस्प्यूट है, हम डिसीजन नहीं दे पाएंगे। यानी 98(2) में तो हमने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑर्डर, 98(2) में हमने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम 98(4) का ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैनल में जो मेंबर बैठे हैं उनके ओपिनियन वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके ओपिनियन वेरी करेंगे तो सीधा 98(5) का रेफरेंस निकल के जाएगा किसके पास, हायर के पास, एपेलेट अथॉरिटी के पास। एक एरो डायरेक्ट मैंने यहां से यहां दे दिया। सर ये रेफरेंस जाएगा किसके पास, 101 में एपेलेट अथॉरिटी के पास कि भाई हम ऑर्डर नहीं पास कर पा रहे, तुम ऑर्डर पास कर दो। अपील वर्ड नहीं है, रेफरेंस है। यानी हम अगली अथॉरिटी से ऑर्डर जो लेंगे, किससे, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से 90 दिन के अंदर, वो रेफरेंस का भी ऑर्डर आ सकता है और अपील का भी ऑर्डर आ सकता है। अगर अपील करना है तो 100 सेक्शन में एप्लीकेशन दो 30 दिन के अंदर, लेकिन सर ऑर्डर ही पास नहीं हुआ ना, 98 सबसेक्शन 4 का ऑर्डर पास नहीं हुआ क्योंकि देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स। तो रेफरेंस चला जाएगा, वर्ड है रेफरेंस, सबसेक्शन 5 सीधा 101 में हिट करेगा। अपील करना है तो 101 में एप्लीकेशन दीजिए, फॉर्म नंबर 0203 और पैसे जमा करिए, डन। लेकिन रेफरेंस में पैसे नहीं जमा करने। अब आ गया मैटर किसके पास, एपेलेट अथॉरिटी के पास, एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी सेकंड बॉडी। अब ये सेकंड बॉडी ऑर्डर पास करेगी, वो ऑर्डर पास करेगी 101 सबसेक्शन 1 में, कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। बोला सर वहां भी कंफ्लिक्ट हुआ मेंबर में तो सर माना जाएगा कि हम रूलिंग पास ही नहीं कर सकते। 101 सबसेक्शन 3 बोलता है कि आपको रूलिंग नहीं देनी है अगर मेंबर्स के डिसीजन में कंफ्लिक्ट है। अगेन कौन से मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ एपेलेट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे। सर 90 दिन के अंदर इसको भी रूलिंग देनी थी, एपेलेट अथॉरिटी को भी 90 दिन के अंदर रूलिंग देनी थी। सर एपेलेट अथॉरिटी अपील पे रूलिंग दे सकती है या रेफरेंस आने पर रूलिंग दे सकती है, लेकिन अगर एपेलेट अथॉरिटी के मेंबर में भी कन्फ्लिक्शन है तो रूलिंग नहीं जाएगी। सर उसके बाद पिक्चर में आता है कौन, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी। हम अब अपील करेंगे 101B में नेशनल एपेलेट अथॉरिटी को, कब, जब कन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द स्टेट रूलिंग्स। तो सर स्टेट यानी हरियाणा स्टेट ने एक ही मैटर पे अलग रूलिंग दी है और महाराष्ट्र स्टेट ने उसी मैटर पे रूलिंग जजमेंट अलग दिया है, कन्फ्लिक्ट। अब ये कन्फ्लिक्ट आते ही क्या होगा, डिपार्टमेंट के लोग या फिर टैक्स पेयर के लोग ये आगे अपील में जाएंगे किसके पास, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी के पास। सर अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो 30 दिन लूंगा या डिपार्टमेंट भी 30 दिन लेगी, मैं टैक्स पेयर हूं तो 30 दिन लूंगा, डिपार्टमेंट भी 30 दिन लेगी, लेकिन अगर कमिश्नर की परमिशन मिल जाए तो डिपार्टमेंट को 90 दिन के अंदर अंदर अपील करने का मौका मिलेगा। इसको बढ़ाया जा सकता है फर्दर 30 दिन के लिए। बोला सर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो जब 101B पढ़ेंगे, 101B हम लोग नोट्स में पढ़ेंगे तो वहां ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये देखिए पेज नंबर 29.5 में 101B के अंदर जब स्टेट लेवल पे 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट की जो रूलिंग आ रही है उसमें डिसीजंस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हरियाणा कुछ और बोल रहा है, दिल्ली कुछ और बोल रहा है, पंजाब कुछ और बोल रहा है, तो सर इसमें जो लास्ट जजमेंट आएगा कन्फ्लिक्ट का उस पर 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट कमिश्नर की परमिशन लेके 90 दिन के अंदर, पहले 30 दिन में तो सबको शामिल कर दिया, डिपार्टमेंट को भी और टैक्स पेयर को भी, बाद में 90 दिन कमिश्नर की परमिशन से हम जा सकते हैं 90 दिन के अंदर अपील लेने के लिए, अपील ऑर्डर लेने के लिए किसके पास, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास। कब सर, ये हो गया अब नेशनल इशू। नेशनल इशू पे हम कब जाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक स्टेट के जजमेंट में रूलिंग में कन्फ्लिक्ट हो। कौन सी रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की। सर सीक्वेंस में जाएंगे, पहले जाएंगे किसके पास, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। ध्यान रखिएगा पहले किसके पास जाएंगे, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। उसके बाद अपील में किसके पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब ऐसे हर स्टेट की अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन देगी, वहां कन्फ्लिक्ट होगा तो कहां जाएंगे, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, एक नेशनल लेवल की बॉडी के पास। वो 90 दिन के अंदर अपना ऑर्डर देगी। सर आप ध्यान से देखो तो 90 दिन सभी ले रहे हैं,
पहला वाला ने भी 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास किया, दूसरे वाले के पास गए 30 दिन के अंदर, उसने 90 दिन के ऑर्डर पास किया, हम तीसरे के पास गए 30 दिन के अंदर, डिपार्टमेंट के पास यहाँ 90 दिन है। बोला सर फॉर्म नहीं बताया आपने, मैंने ऊपर ही लिख दिया है, अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसके रूल्स फॉर्म्स प्रोसीड्योर नहीं आए, किसके? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के। यहां हो गया हमारा एक जर्नी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कॉमन सेक्शन। सर ये जो तीन बॉडी अपने अपने डिसीजन देगी, पहली बॉडी कौन है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। दूसरी बॉडी कौन है? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तीसरी बॉडी कौन है? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। सर ये जो तीसरी बॉडी आई है ना, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, और ये कॉमन सेक्शन है 102, 103, 104, 105, 106। इन तीनों सेक्शन में रेफरेंस था पहले किसका? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब तीसरा रेफरेंस भी आ गया तीनों सेक्शन में, किसका? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। यानी एक ऊपर जो अमेंडमेंट आई है नेशनल अपीलेट अथॉरिटी की, किसमें? 101A में अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया, 101 में हमने बोला अपील फाइल करो, 101C में हमने बोला ऑर्डर। सर यहां ऑर्डर है, यहां अपील है, और यहां अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सर उसके बाद ये सभी सेक्शन में इनको हमने ऐड किया, तो इन सभी सेक्शन में एक एक लाइन ऐड हुई है कि जो बात हम इस सेक्शन में 102 में, 103 में, 104 में, 105 में, 106 में किसके लिए बोल रहे हैं? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए और या फिर अपीलेट अथॉरिटी के लिए, वो सारी बातें किस पर अप्लाई हो जाएंगी? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी पे भी अप्लाई हो जाएंगी। डन। सर अगर ऑर्डर में, जो ऑर्डर हमने अभी अभी ऊपर पास किया, कौन सा? एक ऑर्डर हमने पास किया 98(4) का, एक ऑर्डर हमने पास किया 101 का, एक ऑर्डर हमने पास किया 101B सबसेक्शन 1 का। इस ऑर्डर में कोई एरर है तो वही डिपार्टमेंट, वही अथॉरिटी क्या करेगी? उसको 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई कर सकती है। ठीक, फिर 103 में क्या पढ़ेंगे? ये जो रूलिंग आ रही है ये एप्लीकेबल किस पे होगी? तो जो एप्लीकेंट है उस पे या पूरे स्टेट पे, पूरे इंडिया पे? तो ऑब्वियसली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, आप कस्टम में पढ़ो या जीएसटी में पढ़ो या डायरेक्ट टैक्स में पढ़ो, सर ये एप्लीकेंट और रिलेटेड ऑफिसर्स पे एप्लीकेबल होती है। जैसे मिस्टर ए ने एडवांस रूलिंग ली तो उसका फायदा मिस्टर बी नहीं उठा सकता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। अगर आपने फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके रूलिंग ली है तो वो रूलिंग वॉइड मानी जाएगी, चाहे वो रूलिंग किसकी हो? 98 वाली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वाली, 101 वाली अपीलेट अथॉरिटी, या 101C वाली नेशनल अपीलेट अथॉरिटी वाली। सर ये जो तीन बॉडी है इनके पास पावर कौन से? सिविल कोर्ट वाले पावर हैं, और इनकी प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। सर इनके अपने प्रोसीड्योर होते हैं। ये जो बॉडी है ये अपने प्रोसीड्योर को रेगुलेट करती है कि तुम अप्लाई कैसे करोगे, हम डिस्कस कैसे करेंगे, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, और हम तुम्हारे क्वेश्चन पे रूलिंग कैसे देंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो 97(2) में होता है। क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद सेक्शन 98 सबसेक्शन 2 में रिजेक्ट हो सकता है। काम खत्म, रिजेक्शन, सीधा काम कंप्लीट। सर तुमने अप्लाई किया, हमने रिजेक्ट किया, और या फिर 98(4) में हम ऑर्डर पास कर सकते हैं, और या फिर 98(5) में हम रेफरेंस दे सकते हैं। सर ऑर्डर और रेफरेंस दोनों चला जाएगा किसके पास? 101 का ऑर्डर पास होगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, और फिर यहां से मैटर निकल के किसके पास जाएगा? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो मैं यहां कोशिश क्या कर रहा हूं? आपको सेक्शन भी बताने की और सेक्शन में साथ साथ सबसेक्शन भी बताने की, और एक हिरार्की चल रही है। सर यहां 30 दिन और 90 दिन ग्रेस भी है हमारे पास, कितने दिन का? 30 दिन का। यहां 30 दिन लेकिन ग्रेस है कितने दिन का? 30 दिन का। ठीक है, जो हम यहां अपील में जाते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, हम यहां पे एक लेवल मिस हो गया, एक लेवल मिस हो गया है। एक लेवल मिस हो गया है, थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं। थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मिक्स हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे लाता हूं। सर एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन देगा 97 में, और वो क्वेश्चन जो फ्रेम होगा, एप्लीकेशन देगा 97(1) में, और क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो 97(2) में जाएगा। ठीक, अब ये चला गया किसके पास? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नॉर्मल अथॉरिटी के पास। नॉर्मल अथॉरिटी इसे रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को,
ऑर्डर भी पास कर सकती है और रेफरेंस भी जा सकता है। सर ये वाला जो ऑर्डर पास हुआ है इसके अगेंस्ट में आपको 30 दिन मिलते हैं और 30 दिन का ग्रेस मिलता है किसके पास जाने का? एपेलेट अथॉरिटी के पास, और बाकी ये रेफरेंस तो गया ही एपेलेट अथॉरिटी के पास। सर 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है, एप्लीकेंट टैक्स पेयर भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है। एपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है 101 सबसेक्शन 1 में, जिसके अगेंस्ट में फिर हम आगे जाते हैं किसके पास? नेशनल एपेलेट अथॉरिटी के पास। यहां 30 दिन मिलती है, कमिश्नर से डिपार्टमेंट को 90 दिन मिलता है, और यहां पर हम दोनों को 30 दिन का ग्रेस मिल सकता है। सर ये 30 दिन का ग्रेस टैक्स पेयर को भी मिल सकता है, डिपार्टमेंट को भी मिल सकता है। नेशनल एपेलेट अथॉरिटी 90 दिन के अंदर अपनी रूलिंग पास करेगी, ये भी अपने 90 दिन के अंदर अपना ऑर्डर पास करेगा, और ये भी 90 दिन के अंदर अपना ऑर्डर पास करेगा। यही सब बातें हमारी हो रही हैं। और ये सेक्शन कौन सा था? रेफरेंस का। ये सेक्शन कौन सा था? एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। ये कौन सा सेक्शन था? अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। सर 101 सब सेक्शन में अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, जिसको हम आगे अपील में ले जाएंगे। और ये ऑर्डर पास कहां करेगी? 101 बी में ऑर्डर पास करेगी, नहीं सी में। 101 सी सबसेक्शन 1 में ऑर्डर पास करेगी। तो 3 ऑर्डर है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं? आपको सेक्शन सबसेक्शन भी याद करा देने का, और फ्लो भी आपको बता रहा हूं। उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्लासेस बोरिंग नहीं लग रही होगी। और थोड़ा सा चूंकि एग्जाम्स ऑनलाइन है तो इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक आपका फ्रेमवर्क, देखो कोई भी चैप्टर मैं जीएसटी में स्टार्ट करता हूं तो शुरू में या लास्ट में ऐसा आइडिया देने की जरूर कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है ये चीज। मैंने आपको जब वॉल्यूम 1 में था, जब मैं आपको वॉल्यूम 2 में था, तो इसी तरीके के पिक्चर मैं आपको चैप्टर का दे रहा था। सर इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमारा कितना 40-45 मिनट होने जा रहा है। 40-45 मिनट में आपको एडवांस रूलिंग की चीजें, सेक्शन, सबसेक्शन, 3 लेवल, ठीक, उसके बाद इसके रूल्स और इसके फॉर्म्स अगर दिमाग में बैठ जाए तो आगे की पढ़ाई जो हमारी डिटेल्ड 8-10 पेज की है वो इफेक्टिव होगी। ठीक, आइए सर रूल्स में हमारे पास मैंने कहा कि रूल का रेंज 103 से 107A है, और उसके बाद हमारे पास 3 ही फॉर्म्स हैं, 01, 02, 03। सर मेंबर जो होते हैं पैनल में वो मेंबर ज्वाइंट कमिश्नर और ऊपर के लोग होंगे, रूल 103 कहता है। रूल 104 बोलता है आपको पहला एप्लीकेशन जो लगाना है 97 वाला, वो 97 वाला एप्लीकेशन किसको लगाना है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को लगाना है। एप्लीकेशन की चर्चा कहां हुई थी? 97(1) में। ठीक, कौन से फॉर्म में लगाना है और कितने रुपए जमा करने? 2 बार 5-5 हजार क्यों? सर सीजीएसटी का 5000 और एसजीएसटी का 5000। मैनुअल प्रोसीड्यूर है, क्वाड्रिप्लिकेट 4 कॉपी में सबमिट करना पड़ता है। सर ये जो रूलिंग आती है वो रूलिंग की कॉपी को सर्टिफाई करते हैं। ये जो रूलिंग आती है ना 98(4) वाली, जब हम अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे तो वो रूलिंग देंगे, रूलिंग की कॉपी को सर्टिफाई करते हैं पैनल के मेंबर, इट इज अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, तो उसके लिए रूल 105 है। उसके बाद हम दुखी है उस रूलिंग से, हम उस रूलिंग से दुखी हैं जो रूलिंग आई है 98(4) में। हम अपील में जाएंगे। अपील के लिए अगर टैक्स पेयर अपील में जाता है तो 02 10,000 रुपए जमा करेगा, प्लस 10,000 ऐसे समझिए। और उसके बाद डिपार्टमेंट जाता है तो वो 03 में जाएगा, कोई फी नहीं है। यहां भी मैनुअल प्रोसीड्यूर है, 4 कॉपी है। उसका फिर यहां भी जो रूलिंग आएगी उसको एक पैनल मेंबर सर्टिफाई करेगा, इट इज अ ट्रू कॉपी। और एक 107A रूलिंग है, रूल है जो बोलता है मैनुअल फाइलिंग को हम यहां पर अलाउ कर रहे हैं। यानी जो एक्ट में जहां जहां लिखा हुआ है कि हमें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, ऑनलाइन नोटिस आएगी, रिप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, वो सब मैनुअल भी किया जा सकता है। और आज के दिन जो रूलिंग है वो मैनुअल ही है। चलिए सर एक ओवरव्यू देना था मुझे और मन में बैठाना था कि हमारे पास, अच्छा याद करना बहुत आसान है, मैं बहुत आसान सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो चलो 95 सेक्शन डेफिनेशन देता है, उसके बाद के 3 सेक्शन है 96, 97 और 98। ठीक है, ये 3 सेक्शन है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के। उसके बाद 3 सेक्शन है, यह है एपेलेट अथॉरिटी। सर इसको आप क्या बोलेंगे? सिर्फ अथॉरिटी, इसको बोलेंगे आप क्या? एपेलेट अथॉरिटी। उसके बाद जो 3 सेक्शन है 101A, 101B, 101C, इसको आप बोलेंगे नेशनल
एपिलेट ऑथोरिटी। उसके बाद कुछ कॉमन सेक्शन है 102, 103, 104, 105, 106। ये कहता है रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ये कहता है रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 6 months। ये कहता है एप्लीकेबिलिटी, ठीक, ये कहता है एप्लीकेबिलिटी, शायद मैं सही जा रहा हूं। और ये तो कहता है कि हम अपना प्रोसीड्यूर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, ये वॉइड 104 जो है, सेक्शन 104 वॉइड माना जा सकता है। और ये कहता है पावर, ये जो अथॉरिटी की पावर है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कराएगा, सिविल कोर्ट के पावर्स है हमारे पास, हम अपना प्रोसीड्यूर करेंगे। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई, आई थिंक हमने सब सही लिखा, सब सही लिखा। तो ये कॉमन सेक्शन है जिसमें अब तीनों का रेफरेंस आ गया है, अथॉरिटी का भी, एपिलेट अथॉरिटी का भी, और नेशनल एपिलेट अथॉरिटी का भी। अच्छा, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है 97 सबसेक्शन 2 में। जो रिजेक्शन होती है कि हम नहीं अपील देंगे, हम ना एडवांस रूलिंग नहीं देंगे, वो होती है 98(2) में। जो ऑर्डर पास होता है वो होता है 98(4) में, राइट, सही जा रहा हूं। और जो रेफरेंस आता है वो आता है 98(5) में, ठीक है। उसके बाद हम यहां से अपील लेके जाते हैं यहां, और अपील जाती है ऑर्डर में, और या फिर यहां से रेफरेंस जाता है सीधा ऑर्डर में। ऑर्डर यहां पास होता है, ऑर्डर जो पास होता है वो होता है 101 में। और फिर हम अपील में जाते हैं, यहां से अपील में जाते हैं इसमें, और यहां ऑर्डर पास होता है किसमें, 101C1 में, ठीक है। तो यही आपका एक समराइज मैंने करने की कोशिश की। थोड़ा आप जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नोट्स में स्टार्ट करेंगे इस पोर्शन से। और अमेंडमेंट की वीडियो अलग से आगे रिकॉर्ड भी करूंगा इसी कंटिन्यूटी में, और यूट्यूब पे भी आएगी। यूट्यूब पे सारा डिस्कशन नहीं आ रहा है अब, हाँ 3 सेक्शन का डिस्कशन आएगा, 101, 10B, 101B, 101A, 101C का। आप मेरे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हैं आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेपर 18 ग्रुप 4, जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2020 और या आगे है। चलिए सर, मैं यहाँ वीडियो को, आपको वीडियो को रोकना है और इसको नोट करना है। मैं थोड़ा लेफ्ट साइड, राइट साइड में जगह रख सकते हैं रूल्स की, या फिर नीचे नोट कर सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में जगह नहीं है तो ये रूल्स का सारा पोर्शन नीचे नोट कर सकते हैं, बगल में रखते हैं तो अच्छी बात। यहां वीडियो को रोकिए, यहां वीडियो को रोकें प्लीज। राइट जा रहा हूं मैं, राइट, वीडियो को रोकें। अब बॉटम पार्ट में मैं जा रहा हूं, वीडियो को रोकें, वीडियो को रोकें। राइट साइड में जा रहा हूं, वीडियो को रोकें। बॉटम पार्ट में जा रहा हूं, वीडियो को रोकें। बॉटम पार्ट में जा रहा हूं, यहां आप देख लीजिए क्या लिखना चाहते हैं, रोकें, फिर बॉटम पार्ट, रोकें। मुझे लगता है कि इस 40-45 मिनट में मैंने आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहां पे डिटेल डिस्कशन के लिए। थोड़ा सा वीडियो रोकेंगे, रेस्ट कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे डिटेल्ड। अब 1 बाय 1 हर प्रोविजंस, हर सेक्शन, हर पेज की चीजों को हम लोग तोड़ेंगे, राइट। ब्रेक ले लीजिए।